हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रथम चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, छोटी क्लासों में हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था कि संख्या रेखाओं पर कुछ संख्याओं को हमने लिखा था। शून्य को संख्या रेखा के सबसे बीच में शून्य को दर्शाया और उसके धनात्मक दिशा की ओर संख्याएं 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखी थी। और शून्य के बाईं ओर हमने संख्याओं को लिखा था -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्याएं लिखी थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या रेखा। तो देखिए, इस प्रकार की संख्या रेखा होती है। ठीक है, यहाँ संख्या रेखा में सबसे बीच में लिखा होता है शून्य और इधर दाहिने हाथ की तरफ धनात्मक संख्याएं लिखते हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। इधर लिखते हैं हम -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से। इधर और भी संख्याएं आती हैं और इधर भी इसको अनंत लंबाई तक बढ़ाए दे और भी संख्याएं इसमें आएंगी। तो देखिए, ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिया था। तो देखिए, ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं को हम कहते थे कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं को किससे दर्शाते थे? n से, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। और इनको दर्शाते हैं किससे? W से, होल नंबर्स। तो इसको किससे दर्शाते हैं? W से। और अगर इन्हीं सभी संख्याओं को जो मैंने यहाँ लिखी हैं, इन्हीं सभी संख्याओं को क्या मिला के क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को हम दर्शाते हैं किससे? Z से। किससे दर्शाते हैं? Z से। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जो मैंने संख्याएं लिख रखी हैं, संख्याओं को इनको 3 भागों में बांट दिया: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिया था। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं को W से और पूर्णांक संख्याओं को Z से। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? W से। तो आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन से होते हैं, तो पूर्ण संख्याएं कौन से हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो सभी संख्याएं हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ये सभी संख्याएं जो मैंने संख्या रेखा पर लिख रखी हैं, उन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या कहा जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है? Z से। ठीक है, तो ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिया था। अब जरा देखना, ये जो 0 और 1 है, इनके मध्य भी कुछ संख्याएं हैं। देखिए, मैंने एक संख्या लिखता हूं 0.5, तो बताइए वो 0.5 कहाँ आएगा? वो 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये जो 0 और 1 मैंने यहाँ लिख रखा है, उसके मध्य भी कोई संख्या है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 0.4, तो 0.4 कहाँ आएगा? 0 से तो ज्यादा है और 0.5 से कम है। तो इसका मतलब इस 0 और 1 के बीच में ही, या 0 और 0.5 के इधर क्या आएगा? 0.4। अच्छा, एक चीज बताइए, मैंने यहाँ लिख दिया 0.4। ठीक है, तो ये जो 0.4 है और ये लिख दिया मैंने 0.5, तो क्या इनके बीच में भी कोई संख्या है क्या? हाँ, कोई संख्या 0.45। भाई 0.45 क्या है? 0.4 को 0.40 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 0.4 से तो ज्यादा है और 0.5 से कम है। ठीक है, जो 0.45 है वो 0.4 से तो ज्यादा है, 0.5 से कम है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो हमने 0 और 1 लिखा था और 0 और 1 के बीच में अपनी कोई संख्या ले ली 0.5।
फिर 0.5 में भी एक संख्या 0.4 ले ली। इसका मतलब प्रत्येक दो संख्याओं के मध्य और भी कई संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, ऐसे ही 0.4 और 0.5 के मध्य मैंने कौन सी संख्या निकाली, 0.45। अब देखिए 0.4 और 0.45 इनके मध्य भी कोई संख्या है, कौन सी हो सकती है, 0.44। ठीक है, 0. देखिए इस प्रकार से तो आप यहाँ पे चिन्ह लगा लें तो देखिए 0.40 और 0.45 इनके मध्य भी एक संख्या आएगी 0.44, 0.41, 0.42, 0.43। ठीक है, ये संख्याएं आएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ जो प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं लिखी हैं, पूर्णांक संख्याएं लिखी हैं, इनके मध्य भी कई प्रकार की संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए इन सभी संख्याओं को जो भी इनके मध्य उपस्थित हम क्या कह सकते हैं, एक नया नाम आता है परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। तो इन्हीं सभी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या कह सकते हैं इनको, परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा अपन पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए P बटा Q, ठीक है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 3/5 P बटा Q के रूप में है। ध्यान रखें कि हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। 2/4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ लिख दे 10 तो ये 10 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 3.5 तो ये 3.5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ETC आदि। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। मैंने कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, 3/4, 3/5, 2/4, 1/2, 0, 1, 10, 3.5 आदि, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं कि चलो ये तो आपने P बटा Q के रूप में लिख दिया, ये तो ठीक है। इसको भी आपने P, ये मान Q का मान 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ देख रहे हैं P का मान 1 और Q का मान 2, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन कुछ आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो P का मान जो 0 है, इसके बटा में तो कुछ है ही नहीं, हर में तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ 0 है, 0 के नीचे क्या लगा सकते हैं हम, 1, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो ये क्या होगी, देखो P का मान 0, भाई P का तो 0 हो सकता है,
Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का तो 0 हो सकता है। लिखा है क्या मैंने कहीं भाई P इज नॉट इक्वल टू 0? नहीं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का तो हो सकता है। तो देखिए ये P का मान है, ये क्या है? Q का मान, ठीक है। तो Q का मान यहाँ 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। 0/1 लिख दो, 0/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 4 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0, ठीक है। ऐसे ही ये 1, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो P का मान 1 और Q का मान भी कितना हो गया? 1। तो ये भी क्या है? P/Q के रूप में। भाई 1 को भी क्या लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ऐसे 10, तो 10 को भी क्या लिख सकते हैं? 10/1, ठीक है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा 3.5, तो ये भी क्या परिमेय संख्या है? क्यों है? क्योंकि हम 3.5 को क्या लिख सकते हैं? देखिए पॉइंट को हटा दें तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। 35 में 10 का भाग देते हैं तो 3.5 आता है। तो देखिए ये 3.5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। आगे प्रश्न आएगा आपके पास कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आपको जवाब देना है कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन कुछ अवधारणाएं बना सकते हैं। क्या? वो देखिए, इसका मतलब ये संख्याएं क्या है? 0 किस में आता है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्या, ठीक है। भाई 0 आ गया, 1 2 3 4 5 सबको क्या बटा में 1 लगा के लिख सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। फिर एक पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं, तो प्राकृत संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का क्या होता है? पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्याएं भी आ गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो पूर्ण संख्याएं अगर परिमेय संख्या है तो प्राकृत संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर आपने यहाँ 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं या सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। तो ये 0 भी क्या है? परिमेय संख्या, और 1 भी क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कोई परिमेय संख्या होती है, इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए 2 परिमेय संख्या हमने ले ली 0 और 1। ये क्या है? संख्या रेखा। तो क्या 0 और 1 के बीच में कोई संख्या है क्या? तो बिल्कुल है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 इस प्रकार से कई संख्याएं विद्यमान हैं 0 और 1 के बीच में। और जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या लिख दी 0.5, वो किस? 0 और 1 2 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 0 और 1। इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या कौन सी ले ली मैंने? 0.5। 0.5 परिमेय है। क्यों है? क्योंकि 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/10। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हो गया कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कोई परिमेय संख्या होती है। अब कितनी होती हैं वो देखते हैं। भाई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं वो देखते हैं। तो देखिए जरा आप बताना। मैं यहाँ लिखता हूँ 0, यहाँ है अपने पास 1। तो जरा मेरे को बताना कि 0 और 1 के बीच में कोई संख्या है क्या? तो आपने बोल दिया कि हाँ सर, इनके मध्य की संख्या है कितनी? 0.5। और मध्य की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको पता है। जब भी 2 संख्याओं के बीच की संख्या निकालते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। जब भी 2 संख्याओं के मध्य की संख्या निकालनी है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 0 और 1 के बीच में अपने को एक मध्य की संख्या निकालनी है तो 0 और 1 को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो कितना आया? 0.5। अब हम देखते हैं कि क्या 0 और 0.5 के भी मध्य कोई संख्या है क्या? चलिए देखते हैं कौन सी संख्या है। तो 0 और 0.5 के मध्य निकालते हैं तो 0 और 0.5 को जोड़ के किसका भाग लगा देते हैं? 2 का। तो 0.5 में 2 का भाग लगाया तो आपके पास आएगा 0.25।
तो 0, इसका मतलब 0, 0.5 के मध्य भी कोई संख्या है, कौन सी है? 0.25। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि क्या 0 और 0.25 के मध्य भी कोई संख्या है क्या? तो बिल्कुल देखते हैं। 0 + 0.25 बटा 2, तो यह आपके पास आ गया कितना? 0.25 को जोड़ा तो 0.25 बटा 2, तो यह आ जाएगा 0.125। तो यह संख्या का है कि 0, 0.25 के बीच में 0.125। ठीक है, ऐसे ही 0, 0.125 के मध्य भी कोई संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए 0, 0, 0 और 1 के बीच में एक संख्या ली, फिर इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इसके। इसका मतलब ये हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कई परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। देखिए हमने शुरू में दो परिमेय संख्या ली थी, कौन कौन सी? 0 और 1, और उनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं और निकाल ली? 3। इसी प्रकार से और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 0, 0.125 को इनके मध्य में निकाल सकते हैं, फिर जो आएगा उनके मध्य निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कई सारी परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो इसको लिख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करते जाओ, आपके आगे से आगे परिमेय संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अब अभी मैंने बताया कि निकालते कैसे हैं। जैसे आपको देते, अभी मैंने निकाला 0 और 1 के मध्य एक परिमेय संख्या 0.5 निकल। कैसे निकाली? दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के क्या कर दिया? आधा कर दिया। या आपने कक्षा 8 में भी सीखा है कि दो परिमेय संख्याओं का के मध्य की परिमेय संख्या निकालने के लिए उन दोनों परिमेय संख्याओं का जोड़ का आधा कर देते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है? दो परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या है? दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं का योग करके 2 का भाग देते हैं। ठीक है, दोनों परिमेय संख्याओं का योग करके 2 का भाग देते हैं। जैसे 0 व 1 के मध्य कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो 0 और 1 को जोड़ के किसका भाग दे देंगे? 2 का। ठीक है, तो कितना आएगा? 0.5। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्या निकालनी है तो उन दोनों परिमेय संख्याओं का जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्या निकालने का एक तरीका और है। वो कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे 0 है और 1 है। ठीक है, इन दोनों के मध्य कोई परिमेय संख्या में निकालनी है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? मान लीजिए इनके मध्य दो परिमेय संख्याएं निकालनी है। 0 व 1 के मध्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, अपने को दो संख्याएं दे दी, कौन कौन सी? 0 और
1 और इनके मध्य 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते? एक तरीका मैंने अभी बता दिया कि दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा दो, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है किस प्रकार की अपने को ज़्यादा मात्रा में परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो अपन जोड़ के जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो जब ज़्यादा परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो ये तरीका ज़्यादा कारगर रहता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड तरीका जो है इसमें क्या करते हैं, हमें 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी निकालनी है? 2। तो जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ 2 परिमेय संख्याएं तो यहाँ 2 लिख दिया, इसमें 1 जोड़ दो। जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें 1 जोड़ दीजिए तो आपके पास आ गया कितना? 3, ठीक है। अब ये जो 3 आया इन दोनों के हरों को कौन कौन सी संख्याएं हैं? 0 और 1। इन दोनों के हरों को 3 बनाते हैं, या हर को क्या बना देते हैं? 3। देखिए 0 है, 0 का भी हर कितना है? 0 का हर कितना है? 1। और इस 1 का भी हर कितना है? 1। अब इन हरों को क्या बनाना है? 3। इस 1 को क्या बनाना है? 3। तो इस 1 को 3 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे अंश और हर को किससे गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 3 से, ठीक है। 3 से गुणा किया तो ये 0 को 3 से गुणा किया तो 0 और ये हो गया 3। 1 को 3 से गुणा किया तो 3/3, ठीक है। तो अब 0 और 3 के मध्य की संख्याएं लिख दीजिए। 0 के बाद में क्या आता है? तो 1/3, 2/3, ठीक है। तो ये जो संख्याएं आएंगी वो किसके मध्य आएंगी? 0 और 1 के बीच में। आप निकाल सकते हैं, चेक कर लेना। 1 में 3 का, देखो 1/3 का मतलब क्या है कि 1 में 3 का भाग। तो 1 में 3 का भाग देते हैं तो भाग नहीं गया तो क्या लगा दिया? 0.0, ठीक है। 3 तिया 9, फिर ये 3, तो 0.3 कहाँ आता है? 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। ऐसे ही 2/3, तो 2 में 3 का भाग दो, नहीं गया तो भाग टूट के 0 क्या लगा दिया? 0.0, 3 छिकी 18, शेषफल 2, फिर ये 0.66, इस प्रकार से। तो ये 0.66 ये भी कहाँ आता है? 0 और 1 के मध्य आता है, ठीक है। तो जब भी आपको 2 परिमेय संख्याओं के मध्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो इस तरीके से निकालेंगे। क्या करते हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें 1 जोड़ दे, ठीक है। 1 जोड़ने से जो आया तो दोनों संख्याओं के हरों को वो संख्या बना देते हैं। जैसे अपने को 0 और 1 के मध्य 2 परिमेय संख्या निकालनी है तो 2 में 1 जोड़ दिया तो आया 3। तो 0 का हर कितना था? 1। इस 1 को क्या बनाना है? 3। तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया? 3 से, ठीक है। ऐसे ही 1 के हर में था 1, इसको क्या बनाना था? 3। तो इसको 3/3 से अंश और हर को गुणा कर दिया, या आ गया 0/3। इसको हल किया तो आया 3/3। अब 0 के आगे कंटिन्यू हर में तो 3 3 लगा देंगे और 0 के आगे कंटिन्यू 0 1 और 2, तो 1/3 और 2/3, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था जब 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्याएं हम ज्ञात करते हैं। चलिए एक्सरसाइज के प्रश्न करते हैं। देखिए 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 0 एक परिमेय संख्या है। मैंने अभी आपको बताया कि सभी पूर्ण संख्याएं या सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में 0 भी आता है, पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है। तो क्या 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो पहला इसका जवाब क्या हो गया कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहली लाइन जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर क्या हो गया कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है,
क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि शून्य को क्या लिख सकते हैं हम? 0/1। शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1 या 0/4 या 0/5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसको आप ये लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 या 0/2 या 0/4। तो ये क्या है? B, और ये किसका मान है? Q का मान है। तो शून्य को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य को देखो हमने 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/4 आदि आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं, और 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उसके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका था कि जिन 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में संख्या ज्ञात करनी है, उन दोनों परिमेय संख्याओं का योग करके 2 से भाग कर देते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपको 6 परिमेय संख्याएं जैसे यहाँ ज्ञात करनी है, तो 6 में 1 जोड़ देते हैं, कितना आता है? 7। तो इनके हरों को हम क्या बना देते हैं? 7 बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से दूसरा तरीका ज़्यादा सरल था, तो दूसरे तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ 6 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3 व 4 के हर को 6 + 1 हर को 7, 6 + 1, 7 कहाँ से आया? ये 6 परिमेय संख्या ही, इनमें 1 जोड़ देते तो कितना? 7। हर को 7 बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 3 और 4 हैं, ये 3 है, ये क्या है? 4। इनके हरों को क्या बनाते हैं? 7। 7 बनाने से मतलब है कि इस संख्या को देखो, अभी 3 और 4 है, इनका हर कितना आता है? 1। अब हर को क्या बनाना है? 7। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर देते हैं? 7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21/7 और ये 7 चौक 28/7। अब 21/7 और 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? देखिए, अतः 21/7 व 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 21 के बाद में गिनती बोलेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन संख्या 2 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 3। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए किस प्रकार से हल करते हैं।
देखिए इन दोनों के मध्य कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5। तो ये 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 में एक जोड़ दीजिए, कितना 6। ठीक है, कितना आया, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, इस एक और जोड़ दिया तो कितना आ गया 6। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं 3/5 और 4/5, इन दोनों को अंश और हर को 6 से गुणा कर देते हैं। जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक अधिक करके और अंश और हर को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंश और हर को हम 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 छिक्की 18, 5 छिक्की 30, ठीक है, 4 छिक्की 24, 5 छिक्की 30। ठीक है, तो देखिए 18/30 और 24/30 के मध्य अतः 18/30 व 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, गिनती करेंगे 18 के आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस प्रकार से ये क्वेश्चन संख्या 3 भी हमारा समाप्त होता है। तो देखिए 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, 5 से अधिक कितना 6, और इसको जब 6 आया तो इन संख्याओं को 6 से, इन संख्याओं के अंश और हर को 6 से गुणा करके लिख दिया। 3/5 को 6 से गुणा किया तो ये 18/30, और इसको अंश और हर को 6 से गुणा किया तो 24/30, और इसके आगे अपन गिनती लिख लेते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चेक करना है कि ये सत्य है या असत्य है, और अपने जो आप सत्य या असत्य क्यों है इसका हमें कारण भी बताना है। तो देखिए पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्याएं लिख लेते हैं अपन, पहला आंसर कर रहे हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं उनको लिख लेते हैं। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए क्या ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होने का मतलब है कि क्या जो मैंने संख्याएं लिखी हैं वो सभी संख्याएं इस जो मैंने पूर्ण संख्या लिखी उनमें आ रही हैं? तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं इनमें आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। देखिए ये संख्या मैंने लिखी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं यहाँ विद्यमान हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं किस में आ रही हैं? पूर्ण संख्या में आ रही हैं। एक प्राकृत संख्या ही तो है ये, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका जवाब ये क्या है? सत्य है। ठीक है, सत्य है। दिया गया कथन सत्य है, अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, दूसरा हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। चेक कीजिए दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये सत्य है या असत्य चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों का समुच्चय लिख लेते हैं। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? देखिए 0 होता है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, और इधर क्या होता है? -1, -2, -3 इस प्रकार से।
ये तो क्या होते हैं पूर्णांक। और दूसरी क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो प्रश्न है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो यह असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्णांक है ये, क्या ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आ रहे हैं क्या? नहीं। पूर्ण देखो इसमें तो माइनस में भी आ रही है, जबकि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाले नंबर्स आते ही नहीं है। तो ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में नहीं आते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जवाब में हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, मतलब ये संख्याएं तो पूर्ण संख्याओं में आएंगी, लेकिन ये देखिए ये जो संख्याएं हैं ऋणात्मक संख्याएं, वो ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये जो कथन दे रखा है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चेक करते हैं क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन भी क्या है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याओं में तो पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी आ गई, प्राकृत भी आ गई। परिमेय संख्याओं तो एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप हो गया कई। ठीक है, तो क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती। जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। मतलब ठीक है, तो पूर्णांकों में पूर्ण संख्याएं आती हैं क्या? अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था, नहीं। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसका जवाब क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, किंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो दूसरा क्वेश्चन था उसी के आधार पर ये तीसरा कर लिया, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है पूछा था। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या को अपन ले लिया पूर्णांक के तौर पे ले लिया, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं। ठीक है, तो पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती तो सभी परिमेय संख्या भी क्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है, असत्य है। और एग्जाम्पल इसको हम ये भी समझ सकते हैं। देखिए -2 है, -2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि -2 को हम क्या ले सकते हैं, -2/1, या जैसे -3/4 ले लीजिए। तो -3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु क्या -3/4 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। और भी देख लीजिए, -15/7 ये परिमेय संख्या तो है। ठीक है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4। तो ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारा ये कथन क्या है, असत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस प्रकार से कक्षा 9 की चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।